कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर सूबे में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है। वेस्ट यूपी में इस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत यूपी की नंबर 1 विधानसभा सीट बेहट से की गई। प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होने बेहट पहुंचे उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से नेशनल खबर 24 संवाददाता ने की खास बातचीत। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रिहान अली और आप देख रहे हैं नेशनल खबर 24। और आज 23 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर दी है और इस समय हम बेहट उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बेहट में मौजूद है, जहां से आज कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर रही है। और हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बड़ा बदलाव इस प्रतिज्ञा यात्रा से आने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल खबर 24। जी धन्यवाद। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आज इस सरकार का दमन नीति अपना करके और लोगों को के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, आज तमाम जनता त्रस्त है और सबकी जो उम्मीद है और नज़रें टिकी हैं वो ये ढूंढ रहे हैं कि हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है। और दुख उस बात का है कि हमने 3 बार आप मुख्यमंत्री बनाए अखिलेश यादव, मायावती जी, लेकिन आज जब हम पर बुरा वक्त पड़ रहा है तो वो सब चुप बैठे हैं घरों में। एक प्रियंका गांधी हमारी आवाज़ को उठा रही हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे दलित बेटी की बात हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात हो। हर मोर्चे पर जाकर के आदरणीय प्रियंका गांधी जी आवाज़ उठा रही हैं। चाहे दलित युवक की हत्या कर दी गई हो, चाहे लखीमपुर में किसानों को मार दिया गया हो, चाहे किसी हाथरस की बेटी का बलात्कार करके उसको जला दिया गया हो, तमाम ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे शाहजहांपुर या उन्नाव की बहुत घटनाएं ऐसी हैं कि जहां पर कोई नहीं बोला। लखीमपुर मामले की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से उस पर आरोप है कि प्रियंका जी जो है इसके ऊपर राजनीति कर रही है इस पूरे मामले में। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अगर भगवान राम को कहें कि ये दबंग है और बदमाश है, इन्होंने रावण को मारा, तो मैं कहता हूं कि वो बदमाश और वो दबंगई अच्छी है कि जो पाप का नाश कर रही हो और जनहित में, लोगों के हित में एक ऐसा मतलब वो किया कारनामा जिसको पूरे देश का जो नौजवान है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तमाम आज तक भी नाज करते हैं। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी अगर किसानों के हित में आवाज़ उठा करके उनके दुख में उनके आंसू पूछने का काम कर रही हैं, उनको ढांढस बंधाने का काम कर रही हैं। अगर उसको कहते हैं कि राजनीति कर रही है तो हम कहते हैं कि ऐसी राजनीति हम कर रहे हैं, निसंकोच राजनीति। अगर बात 2022 की जाए, क्योंकि प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए भी तैयारी की जा रही है और प्रियंका जी बहुत सक्रियता के साथ में जो है वो में करिए, तो अगर पूरे यूपी का जो आप मूल्यांकन करें, जैसे आप घूम रहे हैं विधानसभा और क्षेत्र, तो पूरे यूपी का अगर मूल्यांकन करें तो क्या लगता है 2022 में कांग्रेस लौट पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, तमाम तरह की, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज नमस्कार, मैं हूं रिहान अली और आप देख रहे हैं नेशनल खबर 24। और आज 23 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर दी है और इस समय हम बेहट उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बेहट में मौजूद है, जहां से आज कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिज्ञा यात्रा शुरू कर रही है। और हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बड़ा बदलाव इस प्रतिज्ञा यात्रा से आने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल खबर 24। जी धन्यवाद। मुझे ये बताइएगा कि क्या प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आज इस सरकार का दमन नीति अपना करके और लोगों को के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, आज तमाम जनता त्रस्त है और सबकी जो उम्मीद है और नज़रें टिकी हैं वो ये ढूंढ रहे हैं कि हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है। और दुख उस बात का है कि हमने 3 बार आप मुख्यमंत्री बनाए अखिलेश यादव, मायावती जी, लेकिन आज जब हम पर बुरा वक्त पड़ रहा है तो वो सब चुप बैठे हैं घरों में। एक प्रियंका गांधी हमारी आवाज़ को उठा रही हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे दलित बेटी की बात हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की बात हो। हर मोर्चे पर जाकर के आदरणीय प्रियंका गांधी जी आवाज़ उठा रही हैं।
चाहे दलित युवक की हत्या कर दी गई हो, चाहे लखीमपुर में किसानों को मार दिया गया हो, चाहे किसी हाथरस की बेटी का बलात्कार करके उसको जला दिया गया हो, तमाम ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे शाहजहानपुर या उन्नाव की बहुत घटनाएं ऐसी हैं कि जहां पर कोई नहीं बोला। लखीमपुर मामले की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से उस पर आरोप है कि प्रियंका जी जो है इसके ऊपर राजनीति कर रही है इस पूरे मामले में। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर भगवान राम को कहें कि ये दबंग है और बदमाश है, इन्होंने रावण को मारा, तो मैं कहता हूं कि वो बदमाश और वो दबंगई अच्छी है कि जो पाप का नाश कर रही हो और जनहित में, लोगों के हित में एक ऐसा मतलब वो किया कारनामा जिसको पूरे देश का जो नौजवान है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तमाम आज तक भी नाज करते हैं। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी अगर किसानों के हित में आवाज़ उठा करके उनके दुख में उनके आंसू पूछने का काम कर रही हैं, उनको ढांढस बंधाने का काम कर रही हैं, अगर उसको कहते हैं कि राजनीति कर रही हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी राजनीति हम कर रहे हैं, निसंकोच राजनीति। अगर बात 2022 की जाए, क्योंकि प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए भी तैयारी की जा रही है और प्रियंका जी बहुत सक्रियता के साथ में जो है वो यूपी में करिए, तो अगर पूरे यूपी का जो आप मूल्यांकन करें, जैसे आप घूम रहे हैं विधानसभा और क्षेत्र, तो पूरे यूपी का अगर मूल्यांकन करें तो क्या लगता है 2022 में कांग्रेस लौट पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, तमाम तरह की, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज कुछ नेता या कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन से अलावा कोई रास्ता नहीं, आपको क्या लगता है? मूल्यांकन ये जानना चाह रहा हूं कि किस स्थिति पे आप देख रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता कह रहा है गठबंधन, में गठबंधन की बात से सहमत हूं। हमें गठबंधन करना है प्रदेश की जनता से, प्रदेश के परेशान पीड़ित किसानों से, बेरोजगार युवाओं से, परेशान गब्बर सिंह टैक्स से व्यापारियों से, मजदूरों से, हर वर्ग से करना है हमें गठबंधन। हमें किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, आदरणीय प्रियंका गांधी के दिशा निर्देशन में चुनाव लड़ेगी नेतृत्व में, और मजबूती से एक अच्छा परिणाम आएगा। आस और उम्मीद पूरी पार्टी को है, किसानों से, युवाओं से, मजदूरों से, हर वर्ग से, उत्तर प्रदेश की जनता से, कि आपकी लड़ाई आज प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। प्रतिज्ञा यात्रा की अगर बात करें, एक प्रतिज्ञा तो ओपन तौर पर सबको पता चली गई है कि जितनी भी सीटें होंगी उसमें 40% जो है वो महिला को देंगे। इसके अलावा क्या क्या प्रतिज्ञा है जो इसमें शामिल रहेंगे? देखिए, अभी प्रेस वार्ता की है, आपको नोट भी मिल गया है, चाहे स्कूटी की बात हो, चाहे किसानों को जो है 2500 रुपये का रेट देने की बात हो, चाहे कर्जा माफ़ी की बात हो, तमाम सारे वादे जो हमारी 7 प्रतिज्ञाएं हैं, निश्चित तौर पे हम वादे पूरे करेंगे। जहां तक किसान जुमला नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं, जहां तक किसान और किसानों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है ना कि हमने किसानों को सम्मान निधि दे दी है, आज किसानों के खाते में डायरेक्ट जा रहे हैं, तो कह रहे किसानों का सम्मान तो हम भी कर रहे हैं ना। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान पड़ा है, भूखा मर रहा है? किसानों को मारा जा रहा है, किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, किसानों की बुरी गत आज की सरकार में हुई है। 70 साल में ऐसी गत किसानों की कभी नहीं हुई है। आज हमारा देश विकास कर रहा है, 38,000 करोड़ से 75,000 करोड़ आय बढ़ जाती है अंबानी जी की, और हमारे किसानों के पास में पैसा नहीं है खेत जोतने बोने के लिए। उनके गन्ने के मूल्य पे कितने रुपए बढ़ाए हैं पता है आपको? बेइज्जती करते हैं किसान की 5 रुपये बढ़ा करके, 10 रुपये बढ़ा करके बेइज्जती करते हैं किसान की 5 रुपये और 10 रुपये का कर्जा माफ़ करके। किसान अन्नदाता है, इस देश का मालिक है। किसान मोदी मालिक नहीं है, किसानों की वोट से बना, उद्योगपतियों ने नहीं बनाया उसको। उनकी तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि देखो भारतीय जनता पार्टी जो है वो डायरेक्ट खाते में पैसा दे रही है सम्मान निधि के नाम पे, जो कांग्रेस ने नहीं किया था। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं किसके अकाउंट में आ रहे हैं खाते, मुझे तो जानकारी है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे मैं ये कह दूँ कि 3 रुपया टैक्स डीजल पे लेती थी कांग्रेस पार्टी, आज 33 रुपया टैक्स 1 लीटर पे ले रही है। ठीक है, किसानों के रात दिन ट्रैक्टर और इंजन खेतों में चल रहे हैं धान को पानी देने के लिए। आप सोच सकते हो कि वो किसान किस तरह से डीजल खरीद के ला रहा है। आप धान का रेट कि कांग्रेस के राज में था 4,000, 4,500, तो कह रहे किसानों का सम्मान तो हम भी कर रहे हैं ना। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा सम्मान कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान पड़ा है, भूखा मर रहा है? किसानों को मारा जा रहा है, किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, किसानों की बुरी गत आज की सरकार में हुई है। 70 साल में ऐसी गत किसानों की कभी नहीं हुई है। आज हमारा देश विकास कर रहा है, 38,000 करोड़ से 75,000 करोड़ आय बढ़ जाती है अंबानी जी की, और हमारे किसानों के पास में पैसा नहीं है खेत जोतने बोने के लिए। उनके गन्ने के मूल्य पे कितने रुपए बढ़ाए हैं पता है आपको? बेइज्जती करते हैं किसान की 5 रुपये बढ़ा करके, 10 रुपये बढ़ा करके
बेइज्जती करते हैं किसान की 5 रुपये और 10 रुपये का कर्जा माफ़ करके। किसान अन्नदाता है, इस देश का मालिक है किसान, मोदी मालिक नहीं है। किसानों की वोट से बना, उद्योगपतियों ने नहीं बनाया उसको। उनकी तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि देखो भारतीय जनता पार्टी जो है वो डायरेक्ट खाते में पैसा दे रही है सम्मान निधि के नाम पे, जो कांग्रेस ने नहीं किया था। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पता नहीं किसके अकाउंट में आ रहे हैं खाते, मुझे तो जानकारी है नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे मैं ये कह दूँ कि 3 रुपया टैक्स डीजल पे लेती थी कांग्रेस पार्टी, आज 33 रुपया टैक्स 1 लीटर पे ले रही है। ठीक है, किसानों के रात दिन ट्रैक्टर और इंजन खेतों में चल रहे हैं धान को पानी देने के लिए। आप सोच सकते हो कि वो किसान किस तरह से डीजल खरीद के ला रहा है। आप धान का रेट कि कांग्रेस के राज में था 4,000 4,500, आज दे रहे हो आप 1,500 रुपये 1,600 रुपये। कहाँ की निधि? बर्बाद हो गया किसान भैया। किसान के दिल से पूछो ना। और आप इतना ही संतुष्ट कर रहे हो किसान के लिए, तो आप किसान को सीमाओं पर क्यों रोक रहे हो भैया? मोदी जी, आपको भाषण देने का भी बहुत शौक है, रामलीला मैदान में बुलाइए, किसानों को सम्मान दीजिए और आप अपना भाषण भी दीजिए, वहाँ भाषण भी सुनेंगे किसान। लेकिन किसानों को संतुष्ट तो कीजिए आप कि किसानों को दे क्या रहे हैं? सिर्फ जुमलेबाजी। इन्होंने कहा अपने मुंह से कि 15 लाख तो जुमला था, कहा था अमित शाह जी ने। तमाम जुमलेबाजी इनके दिलो दिमाग में भरी हुई है। ये ना किसी युवा को रोजगार दे पा रहे हैं, ना किसी किसान को उसका सम्मान दे पा रहे हैं, ना किसी मजदूर को मजदूरी दे पा रहे हैं। आज अराजकता का माहौल। ये हाँ, विकास क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, दीपावली, इन बातों से हमारे देश को तोड़ने की साजिश आरएसएस और बीजेपी की पहले से भी थी और आज उसको ये सरकार बढ़ावा दे रही है। निश्चित तौर पे हमारे पूर्वजों ने जान दे करके इस देश को बचाया है। हम लोग इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को बचाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ हिंदुस्तान को बचाना और हिंदुस्तान की जो आबादी है उसको सुरक्षित और खुशहाल रखना है। सरकारें आती जाती रहती हैं, मकसद और नीयत नीति अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल खबर 24 पर अपने सहयोगी परवेज आलम के साथ मैं रिहान अली। जय हिंद।